आज हम लोग प्रैक्टिस सेट S7 सॉल्व करने जा रहे हैं। इसका पेपर आपको टेलीग्राम से प्राप्त कर लेना है, मैथ्स बाय सौरभ खरे से उसको सॉल्व करना है और उसका वीडियो सॉल्यूशन हमारे यूट्यूब चैनल परख कोचिंग ऑफिशियल से प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आज S7 का पहला क्वेश्चन लिखा गया है, रूट के अंदर लिखा गया है 0 पॉइंट और 4 टाइम्स 0 है और 1225 अपॉन 0.4 टाइम्स 0 है और लिखा गया है 5329। अगर आप देखें यहाँ पे बहुत आसान सा क्वेश्चन है, दोनों का हम लोग क्या कर देंगे, दशमलव को एलिमिनेट कर देंगे। अब हमारे पास बचेगा क्या, 1225 और 5329। 1225 किसका वर्गमूल होता है बेटा, 35 का होता है और 5329 किसका होता है आपका, 73 का होता है। किसने का होता है, 73 का होता है। तो 35/73 इसका आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। बात क्लियर हो पा रही है। अब आपको वर्गमूल और घनमूल पे काम करना है। कैसे याद करना है, 1 से 30 तक का वर्गमूल आपको याद रहना चाहिए, वर्ग याद रहना चाहिए और 1 से लेकर के कम से कम 100 तक का आपको वर्ग, इतना आप याद रहेगा। 2 से लेकर 30 तक का पहाड़ा पूरा आपको याद रहे, उसके साथ साथ 31, 36 और 37 का भी पहाड़ा याद रहे, तो आपका गुणाभाग एक स्तर पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। दूसरा नंबर है, दूसरा नंबर में लिखा गया है 5 है, फिर दूसरा अंडर रूट है इसके अंदर, 5 के अंदर 11 हो गया प्लस 19 हो गया, 19 के बाद 29 हो गया, 29 के बाद 49 हो गया। इसकी वैल्यू चाहिए है हम लोगों को। बहुत आसानी से आप देखें, इसका मान कितना हो जाएगा बेटा, इसका मान हो जाएगा 7। 29 के साथ 7 हो जाएगा तो 29 7 कितना हो जाएगा, 36। कितना हो जाएगा, 36। तो यहाँ पर बचेगा आपका कितना, रूट 36। इस वाले में बचेगा 36, 9 7 36। 36 का कितना हो जाएगा, 6 6 19 6 कितना हो जाएगा, 25। ये कितना हो जाएगा आपका, रूट 25। इसके बाद बचेगा यहाँ तक का बचेगा, ये सॉल्यूशन बचेगा 25। कितना हो जाएगा, 25। 25 का 5 हो जाएगा, 5 और 11 5 16 हो जाएगा। तो 16 का कितना हो जाएगा, 4। कितना हो जाएगा, 4। और 4 में अगर हम 5 को जोड़ दें तो हो जाएगा 9। 9 को क्या लिख सकते हैं, 9 का वर्गमूल कितना आएगा, 3 आएगा। एक आसानी से क्वेश्चन अब लग सकता है, तो ऑप्शन ए उसका सही हो जाएगा, ठीक है ना, हो पाएगा। 49 का 7 7 9 7 16 36, 36 का 6 6 6 19 25, 5 हो जाएगा, 25 का वर्गमूल 5 5 और 11 5 16, 16 का बचेगा 4 4 5 9 9 का हो जाएगा 3, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन लिखा गया 3 नंबर। तीसरा नंबर लिखा गया, 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 12 है। जब अंक संख्या में 18 घटा दिया जाता है तो संख्या के अंक अपना स्थान बदल लेते हैं। तो आज संख्या ज्ञात कीजिए। जब भी संख्या ज्ञात करना हो तो आप ऑप्शन में चले जाइए। अगर संख्या का योग, संख्या के अंकों का गुणनफल इस तरीके से पूछा जाए तो हमें संख्या निकालने की आवश्यकता होती है। लेकिन जब पूछा जाए संख्या क्या है तो आप डायरेक्ट ऑप्शन में जाइएगा। ऑप्शन क्या क्या लिखा गया है इसमें, ए ऑप्शन में लिखा गया है 84, बी वाले में लिखा गया है 48, सी वाले में लिखा गया है 75 और डी वाले में लिखा गया है नन ऑफ दीज, ठीक है। कह रहा है 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 12 है। देखो अंकों 8 4 12, 8 4 12, 7 5 12 और नन ऑफ दीज दिया गया। 2 अंकों का योग तो 12 हो गया। जब संख्या में से 18 घटा दिया जाए तो संख्या के अंक अपना स्थान बदल लेते हैं। 18 घटा दीजिएगा, क्या अच्छा 18 बदलने से 14 से 8 कितना बचेगा, 6 बचेगा। 2 यहाँ कितना बचेगा, 6 बचेगा। यहाँ 18 घटा दो, यहाँ 18 घटाएंगे तो यहाँ 0 यहाँ 30। क्या अंक बदल रहे, 48 का 84 हो रहा, नहीं हो रहा। 84 का 48 हो रहा, नहीं हो रहा। इसमें से 18 घटाओ तो 15 से 7 8 जाएगा, कितना बचेगा, 7 बचेगा। 2 यहाँ बचेगा कितना आपका 5 57। ये आपके देखो 75 के आपस में अंक बदल गए। जो 75 था इकाई का अंक दहाई में था, दहाई का अंक इकाई में हो जाएगा। तो ऑप्शन सी वाला आपका सही हो जाएगा। आपको बेस पूरा हल कब करना है, जब पूछा जाएगा संख्या के अंकों का योग ज्ञात कीजिए। संख्या के
अंकों का गुणनफल याद करिए जब हम लोग वहां पर संख्या निकालना शुरू करेंगे। आमतौर पर संख्या पूछ जाती है तो सवाल में आप बाई ऑप्शन पे जाकर काम कर सकते हैं। तो इसका तीसरे का हो जाएगा सी वाला, ठीक है। अगला देखिएगा चौथा नंबर, गिट्टियों के एक ढेर को जब 32 गिट्टियों के समूह में लगाया जाता है तो 10 गिट्टियां बच जाती हैं। 32 गिट्टियों के ढेर पर लगाया जाए तो कितनी गिट्टियां बचती हैं? 10 शेषफल बचता है, कह रहा है। जब 40 गिट्टियों के समूह में लगाया जाए तो 18 गिट्टियां बचती हैं। 40 गिट्टियों के समूह में लगाया जाए तो 18 गिट्टियां बचती हैं। कितनी बचती हैं? 18। और जब 72 गिट्टियों के समूह में लगाया जाए, जब 72 गिट्टियों के समूह में लगाया जाए तो गिट्टियां बचती हैं आपकी 50। अलग अलग डिफरेंसेस आते हैं तो आप याद रखिएगा, अलग अलग डिफरेंसेस जब भी आए तो आपको करना क्या है, इनका डिफरेंस निकाल लेना। क्या निकाल लेना? इनका डिफरेंस निकाल लेना। इनका सबका डिफरेंस निकालिए तो यहाँ कितना आएगा? 22 आएगा। इसका डिफरेंस कितना आएगा? 22 आएगा। इसका डिफरेंस कितना आएगा? 22 आएगा। तो आपने देखा डिफरेंस सबका बराबर आ रहा है। इसका मतलब है कि इन सबका संख्याओं का क्या ले लेंगे हम लोग? एलसीएम। 32, 40 और 72 का एलसीएम लेंगे। 32, 40 और 72 का हम लोग ले लेंगे क्या? एलसीएम। एलसीएम कैसे निकालते हैं? प्राइम नंबर्स को ढूंढते हैं। सबसे ज्यादा प्राइम नंबर्स कौन से हैं? पहला प्राइम नंबर कौन है? 2 सबसे ज्यादा कहाँ मिलेगा? 32 में मिलेगा। 32 2 की पावर कितना हो जाएगा? 5। 32 हो जाएगा। इसके बाद 3 जोड़ो। 3 कहाँ मिलेगा? 9 8 72 है ना, 9 8 जा 72। तो यहाँ मिल जाएगा आपका 9। 3 की सबसे ज्यादा पावर 9 में 72 होगी। इसके 5 हो जाएगा 5। 32 पंचे हो जाएगा, 5 दूनी 10, 5 ती 15, 116, 32 पंचे 160 और 16 नमैया 144, 1440 हो जाएगा। एलसीएम इसका हो जाएगा 1440। याद रखिएगा एलसीएम कितना हो जाएगा? 1440। जब अलग अलग डिफरेंसेस आए, जब देखो डिफरेंस 10, 18, 22, 50, तो इसका हम लोगों ने कॉमन डिफरेंस क्या निकाल लिया था? 22। कॉमन डिफरेंस क्या निकाला था? 22। अब इस डिफरेंस को जोड़ना नहीं है। अगर डिफरेंस के बाद डिफरेंस कर रहे हैं तो जोड़ना नहीं है, तो घटाना, तो 22 घटा देंगे। अगर हम लोग 1440 में से 22 घटाएंगे तो हमारा बचेगा कितना? 10 में से 8, 1400 कितना बचेगा? 18। कितना बच जाएगा? 1418। तो आंसर हो जाएगा न्यूनतम गिट्टियों की संख्या होगी 1418। गलती यहां मत कर देना कि 22 जोड़ देंगे। अगर देखो सब में पहली बार कहता है 32 में 10 बचता है, 40 में 10 बचता है, 72 में 10 बचता है, तो इनका एलसीएम लेकर के सबको 10 जोड़ देते हैं। लेकिन जब उल्टा कहने लगे 32 में 10 बचता है, 40 में 18 बचता है, 72 में 50 बचता है, तो हम लोग क्या करेंगे? इसका हम डिफरेंस निकाल लेंगे। तो 22 सबका डिफरेंस समान आ गया। 22 सबका डिफरेंस क्या हो गया? समान है। मतलब इसके पहले वाला गुणज चाहिए था हमको। तो हम क्या करेंगे? 1440 में से जो भी डिफरेंस आया, डिफरेंस आया, उसको क्या कर देंगे हम लोग? घटा देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो आंसर हो जाएगा 1418। बात क्लियर हो पा रही है? क्लियर हो गया जो वाला? अगला देखिएगा 5वां नंबर, कह रहा है 7 की पावर -3, 7 की पावर -13, 7 की पावर -11 और 7 की पावर -18 का हमको एलसीएम चाहिए है। एलसीएम मतलब हायर पावर, है ना। जब हाईएस्ट पावर रहेगी, जब बड़ी पावर रहेगी, उसी में तो भाग जाएगा। तो क्या होगा? उसमें भाग जाएगा। तो हायर पावर सबसे बड़ी पावर कौन सी? -3 सबसे बड़ी पावर है। अगर देखा जाए -18 बड़ा कि -3 बड़ा, तो -3 बड़ा हो जाएगा। -3 बड़ा हो जाएगा तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 7 की पावर -3, 7 की पावर -3। एक आपका ये डायरेक्ट तरीका था। तो आपको क्या था? एलसीएम में हायर पावर देखते हैं, एचसीएफ में लोअर पावर देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे देखो हायर पावर सबसे बड़ी पावर -3 होगा, -3 होगा तो हो जाएगा 7 की पावर -3। एक तरीका ऐसा था। दूसरा तरीका क्या होता है, जो हम लोग प्रॉपर तरीका देखते हैं, इसको हम लोग चेंज कर लो। इसको लिख सकते थे 1/7 की पावर 3, 1/7 की पावर 13, 1/7 की पावर 11, 1/7 की पावर 18। जब भी हम एलसीएम निकालने जाते हैं तो आपका न्यूमरेटर का अंश का क्या ले लेते हैं? न्यूमरेटर का क्या लेते हैं? न्यूमरेटर का अंश का ले लेते हैं हम लोग एलसीएम, और डिनोमिनेटर का ले लेते हैं हम लोग एचसीएफ। एलसीएम में सब में एक एक है, तो एलसीएम तो सबका एक ही आएगा। एचसीएफ क्या होता है? सबसे छोटी पावर कौन सी है? सबसे छोटी पावर क्या है? 7 की पावर 3 है। 7 की पावर 3 है। अब इसको हम ऊपर ले जाएंगे, कितना हो जाएगा? 7 की पावर -3। ये था इसका बेसिक तरीका। तो 7 की पावर -3 इसका क्या हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा। बात क्लियर हो पा रही है?
अगला क्वेश्चन देखें, 6वां नंबर। छठवां नंबर लिख रहा है, वह छोटी छोटी संख्या बताइए जो 12, 16, 24 और 30 से भाग देने पर शेषफल 7 बचे। 12, 16, 24 और 30 से भाग देने पर 12, 16, 24 और 30 से भाग देने पर शेषफल कितना बचे बेटा? 7 बचे। सभी प्रत्येक स्थिति में शेषफल 7 बचे। देखो अभी सेम सवाल इसके पहले वाला था, उसमें अलग अलग शेषफल बच रहे थे। अगर सब में बराबर समान शेष बचता है तो क्या करते हैं, इन सब का क्या निकाल लेंगे हम लोग? एलसीएम। इन सब का क्या निकाल लेंगे बेटा? एलसीएम निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे? इनका हम लोग एलसीएम निकाल लेंगे। तो एलसीएम कितना हो जाएगा? सबसे ज़्यादा 2 कहाँ मिलेगा? सबसे ज़्यादा 2 कहाँ मिलेगा? देखो 16 मिलेगा। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, तो 2 की पावर यहाँ पे आपको मिलेगा 16 के रूप में। सबसे ज़्यादा 16 मिलेगा, 2 मिलेगा 16 में। इसके बाद 3 ढूंढेंगे। दूसरा भाज्य नंबर क्या है? 3। इसमें कितना 3 है? 1। 3 चौको 12। इसमें कोई 3 है नहीं है, यहाँ क्या 1 3 है। इसमें भी कितना है? 1 3, तो 1 3 आ जाएगा आपके पास। इसके बाद अगला प्राइम नंबर है आपका 5। इसमें 5 है नहीं है, इसमें 5 है नहीं है, इसमें भी 5 नहीं है, इसमें एक 5 है, तो हो जाएगा 5। 16 3 48 हो जाएगा, है ना। 16 पंचे 80, 240 हो जाएगा। 16 पंचे 80, 8 3 24, 240 हो जाएगा। अब वो पूछ रहा है 7 शेष बचे। अगर 7 अतिरिक्त बच रहा है, सब में 7 बच रहा है, तो यहाँ क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। सब में 7 बच रहा कितना हो जाएगा? संख्या हो जाएगी 247। 247 हो जाए। दूसरा काम क्या कर सकते भाई? ऑप्शन जा सकते थे। देखो 30 में 10 का डिवाइड है। 30 में किसका डिवाइड है? 10 का डिवाइड है। 10 का भाग दे रहे हैं, 10 का भाग देंगे तो हमारे पास अगर ऑप्शन पे जाएं अपन लोग, बहुत छोटा सवाल है। देखो जैसे ऑप्शन पे जाएं तो ऑप्शन लिखा था 247, बी वाले ऑप्शन में लिखा था हमारे पास 380, और सी वाले ऑप्शन में जा रहा था 487, और डी वाले ऑप्शन जा रहा था 580। ये 10 से डिवाइड हो रहा है। 10 से डिवाइड हो रहा है तो आप देखेंगे ये, और 10 से डिवाइड करने पर 7 शेषफल आना चाहिए। तो ये तो दे नहीं पाएगा, ना ये दे पाएगा। 2 ऑप्शन तो कर जाएंगे, या तो बचेगा 247 बचेगा, या बचेगा आपका 487, क्योंकि 10 का भाग देने पर यहाँ पर 7 शेष बचेगा, 10 का भाग देने पर यहाँ 7 बचेगा शेष। ठीक है, ऑप्शन ए और सी हो जाएगा। अब देखो और देख लो, 12 का भाग देखो, 12 दूनी 24, 12 कितना शेष बच जाएगा? 7। यहाँ 12 चौक 48, यहाँ भी 7 बच जाएगा। अब आपके पास मामला ये है 16 का भाग देकर देख लें। तो मान लो आपने 12 का भाग ही देकर दिया, तो 12 दूनी 24, 7 शेषफल, 12 चौक 48, 7 शेषफल। तो आप कौन सा लेंगे? अगर एलसीएम की बात हो तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल लेंगे। क्या लेंगे? लीस्ट कॉमन मल्टीपल, छोटा वाला ले लेंगे। छोटा वाला आंसर क्या हो जाएगा आपका? 247। एक कम ये था, अगर 12 ही चेक करना था। बाकी अब 16 के पास जा सकते हैं। 16 को चेक करने के लिए 16 एकम 16 और 8 बचेगा, 16 पंचे 80, 7 आपका शेष बच जाएगा। 16 3 48, यहाँ भी 7 शेष बच जाएगा। तो मामला वही है कि छोटा वाला, अगर मान के चलो हम कहें आपसे एग्जाम्पल तौर पर 3 और 4 का एलसीएम 12 होगा, अगला ऑप्शन 24 होगा। तो आप कहेंगे सर 3 का भाग भी 12 में जा रहा है, 4 का भाग भी 12 में जा रहा है, 3 का भाग 24 में जा रहा है, 4 का भाग भी 24 में जा रहा है। तो आंसर क्या लगाएंगे? 12 लगाएंगे। लीस्ट कॉमन मल्टीपल, सबसे छोटा गुणज चाहिए। क्या चाहिए हमको? सबसे छोटा गुणज। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 247। ठीक है ना। अगला चलेंगे हम लोग 7 नंबर। सात नंबर में लिखा गया है 40% व्यक्ति हिंदुस्तान टाइम्स समाचार पढ़ते हैं, 50% व्यक्ति नवभारत टाइम्स समाचार पढ़ते हैं, 10% व्यक्ति दोनों पढ़ते हैं, कितने % व्यक्ति कोई समाचार नहीं पढ़ते हैं? ये वेन डायग्राम का सवाल है। तो अब बता दें आपको, अगर कोई 2 विषय पास करता है, जो होता क्या है वेन डायग्राम में, समझिएगा। वेन डायग्राम में होता क्या है, अगर मान लो 2 विषय की परीक्षा दी हमने, एक मैथ की दी और एक इंग्लिश की दी, तो एक व्यक्ति के साथ कितनी घटनाएं घट सकती हैं, इस बात को समझना है आपको। दोनों में पास हो सकता है व्यक्ति, मैथ में फेल हो जाए, इंग्लिश में पास हो जाए, इंग्लिश में फेल हो जाए, मैथ में पास हो जाए, और दोनों में फेल हो जाए। 4 घटनाओं की प्रायिकता हो सकती है। टोटल संभावना होंगी 4, इन्हीं संभावनाओं का योग होगा कितना? 100%। कितना होगा इनका? अगर परसेंटेज में देखा जाए तो 100% होगा। ठीक है। अब जैसे समाचार पत्रों की बात करते हैं हम दोनों की, तो 40% व्यक्ति हिंदुस्तान टाइम्स समाचार पढ़ते हैं, 40%। तो इस तरीके से देखें, इसका डायग्राम ऐसा बनेगा। हिंदुस्तान टाइम्स जो पसंद करते हैं वो 40% लोग पसंद करते हैं। ये पूरा सर्कल कितने का हो गया आपका? 40 का हो गया। ये पूरा सर्कल कितने का हो गया? 40 का हो गया। आगे देखा 50% व्यक्ति नवभारत टाइम्स, 50% व्यक्ति नवभारत टाइम्स
ये पूरा सर्किल आपका क्या हो गया 50% का हो गया 9 टाइम्स है। तो ये वाला कॉमन, ये वाला पार्ट कैसा है आपका कॉमन है, ये वाला पार्ट दोनों में क्या है कॉमन है। वही बता रहा है 10% व्यक्ति दोनों पढ़ते हैं, 10% व्यक्ति क्या होते हैं दोनों पढ़ते हैं यहाँ पे। अब बताओ पूरा 40 था, ये 10 हो गया तो यहाँ कितना बचेगा 30 बचेगा। ये वाला पार्ट कौन बचेगा 30। ये ऐसे लोग होंगे हिंदुस्तान टाइम टू टाइम पढ़ते होंगे लेकिन 9-12 टाइम्स नहीं पढ़ते होंगे इस वाले पार्ट में, इस तरफ वाले पार्ट में, ठीक है। यहाँ वाले में क्या होगा 9-12 टाइम्स तो पढ़ते होंगे, 9-12 टाइम्स तो पढ़ते होंगे लेकिन हिंदुस्तान टाइम्स नहीं पढ़ते होंगे। 50 में से 10 जाएगा कितना बचेगा आपका 40। तो हमने अभी बताया था कि ऐसे लोग होंगे जो हिंदुस्तान टाइम्स ही पढ़ते होंगे, 9-12 टाइम्स भी पढ़ते होंगे। और एक ऐसी स्थिति होगी ना तो हिंदुस्तान टाइम्स पढ़ते होंगे ना 9-12 टाइम्स पढ़ते होंगे। तो आपने देखा इन 4 कंडीशन का योग, दोनों पढ़ते हैं दोनों नहीं पढ़ते हैं, एक पढ़ता एक नहीं पढ़ता, एक पढ़ता एक नहीं पढ़ता, इन चारों का योग कितना होता है 100% होता है। कितना होता है 100% होता है। तो आप इन 100% इनका योग कितने बराबर कर दो 100%, यही निकालना था। 40 10 50 30 80, 80 प्लस x बराबर हो जाएगा आपका 100%। तो x बराबर हो जाएगा 20%। 20% लोग ऐसे हैं, 20% लोग ऐसे हैं जो कोई भी विषय नहीं, कोई भी अखबार नहीं पढ़ते हैं। तो आंसर हो जाएगा इसका बी ऑप्शन। क्या हो जाएगा बी ऑप्शन, ठीक है ना। अगला चले, आठ नंबर को समझिएगा। इसके हम 2-3 कॉन्सेप्ट बताते हैं तगड़े तगड़े। आपका सवाल इससे भी बड़ा आएगा, रेशियो का सवाल आएगा। पहला समझिएगा 8 नंबर में, चलो 60 लीटर मिश्रण में 20% दूध है, मिश्रण में कितना पानी मिलाया जाए। तो आपको यहाँ पानी मिलाने की बात करा, 60 लीटर मिक्सचर कितना हमारे पास 60 लीटर मिक्सचर कितना हमारे पास 60 लीटर है, 20% दूध है, कितना पानी मिलाया जाए। तो हमको यहाँ पानी की बात कर रहा है, बाटल लेना। क्या लेना बेटा बाटल लेना। अगर 20% पानी दूध है तो पानी कितना होगा, यहाँ पे पानी मिला रहा है तो कितना पानी होगा 80%। बस यहाँ आपको वाटर की मात्रा लेना हमेशा। और कह रहा है मिश्रण में कितना पानी मिलाया जाए कि बाद में मिश्रण में 15% दूध हो जाए। अगर लास्ट में 15% दूध है तो लास्ट में पानी कितना रहेगा 85%। आपको वाटर मिला रहा है तो वाटर पे पूरा काम करना पड़ेगा। इस कॉन्सेप्ट में आपको निकालना अब क्या होगा, नियम क्या है इसका, शॉर्ट ट्रिक क्या है 60 इंटू आपस का डिफरेंस। आपस का डिफरेंस कितना आ जाएगा 5 बटे लास्ट नीचे वाले को 100 से घटा देंगे, 100 में से 50 ही जाएगा, कितना बचेगा 15, कितना बचेगा 15। तो 5 3 15 3 20 60। तो कितना मिलाना पड़ेगा पानी 20 लीटर पानी मिलाना पड़ेगा। कितना लीटर मिलाना पड़ेगा बेटा 20 लीटर पानी मिलाना पड़ेगा। बात क्लियर हो पा रही है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इसका बेसिक देखते हैं, बेसिक इसका बहुत तगड़ा है। बेसिक देखते हैं इसका, दूसरा तरीका देखें अगर हम लोग, कह रहा 60 लीटर मिश्रण है, ठीक है 60 लीटर मिक्सचर है, 60 लीटर मिक्सचर है, मिक्सचर कितना है हमारे पास 60 लीटर है। अब 60 लीटर में अगर यहाँ पे हम दूसरे भी सवाल लगा सकते हैं, पानी से भी लगा सकते हैं, यहाँ कोई समस्या नहीं है। अगर हम यहाँ पे पानी से सवाल लगाएं तो 60 लीटर मिश्रण में कितना पानी होगा, 20% दूध है, पानी कितना होगा, पानी कितना हो जाएगा 80%। तो 60 का 80/100, 60 का 80/100 पानी मिलाना है तो माना 1 लीटर और पानी मिला दिया गया। ये तो इसमें पानी होगा इसमें पानी होगा, टोटल कितना हो जाएगा हमारे पास मिक्सचर 60 प्लस x हो जाएगा। टोटल मिक्सचर में पानी कितना हो जाएगा, अगर यहाँ पे 15% दूध है तो 85% हो जाएगा। कितना हो जाएगा 85%। 60 में पानी, 60 में पानी प्लस पानी मिलाया गया और टोटल मिलाकर के कितना हो गया, टोटल मिलाकर कितना हो गया 60 प्लस x हो गया। और 60 प्लस x में कितना हो जाएगा 85/100। इसको सॉल्व कर सकते हैं, ये था हमारा वाटर सवाल लग जाएगा। अगर हमें मिलकर से सवाल लगाना है इस वाले कॉन्सेप्ट में, यहाँ पे आप सॉल्व कर लीजिएगा, तो x का मान यहाँ पे निकल आएगा, वही आपका क्या हो जाएगा पानी हो जाएगा, ठीक है ना। अब अगर यहाँ पे देखें हम लोग, अगर 60 लीटर मिल्क की बात करें, 60 लीटर हमने था तो मिल्क होगा कितना 20% होगा। दूसरे पानी मिलाया गया तो पानी से तो मतलब है नहीं, तो पानी तो यहाँ पे कितने परसेंट है, इस x में जो पानी मिलाया गया है इसमें दूध कितने परसेंट होगा 0% होगा। कितना परसेंट होगा 0%, तो 0 हो जाएगा। बराबर आप देखें तो यहाँ पे 60 प्लस x में कितना हो जाएगा, आप कह रहा है कि इसमें दूध कितना है, दूध कितना हो जाएगा 15% हो जाएगा, 15/100। बात समझिए, मिलाने के पहले और मिलाने के बाद की स्थिति बता रहे हैं। मिलाने के पहले अलग अलग रहा होगा, मिलाने के पहले कितना था 60 था,
मिलाने के पहले मिश्रण कितना था 60 था, 60 में दूध कितना था 20% था, 20% जो हमने मिलाया पानी मिलाया, तो क्या पानी मिलाने से दूध में कोई प्रभाव पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। अब हमारे पास टोटल मिक्सचर कितना हो गया 60 + x हो गया, उसमें दूध कितना आ रहा है 15/100। इसको भी सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा 20 लीटर आ जाएगा। तो इसको हम लगा सकते थे, दूध से भी लगा सकते थे, मिश्रण से भी आप मिल्क से भी लगा, मिल्क और वाटर दोनों से लगा सकते थे। ठीक है ना। अगला सवाल देखिएगा 9 नंबर। एक मिश्र धातु के 200 ग्राम में कॉपर और जिंक 2:3 के अनुपात में, 200 ग्राम में कॉपर और जिंक जो है 2:3 में है। 200 ग्राम में कॉपर कितना है, कॉपर इसमें है 2 बटे कितना हो जाएगा 5, ये कॉपर की मात्रा है। और इसमें जिंक कितना होगा 200 में 3/5, इसमें जिंक हो जाएगा। अब वो कह रहा है आगे अनुपात को 3:2 करने के लिए उसमें मिलाई जाने वाली कॉपर की मात्रा, कॉपर मिला दो, मान लो x मिला दिया जाए, तो कह रहा है यह अनुपात कितना हो जाए 3/2 हो जाए, यह अनुपात कितना हो जाए 3/2 हो जाए। आप यहाँ देखो 5 चौको 20, 40 दूनी 80 हो जाएगा, 80 + x, 5 चौको 20, 40 × 120 बराबर 3/2, 2 कितना आएगा 60, 80 + x बराबर 180 हो जाएगा, x बराबर कितना आ जाएगा 100 ग्राम, कितना हो जाएगा 100 ग्राम। तो हमें कितना मिलाना पड़ेगा कॉपर 3:2 करने के लिए 100 ग्राम कॉपर मिलाना पड़ेगा। बात क्लियर हो पा रही है। अगला नंबर देखिएगा 10 नंबर। किसी कार्यालय के सभी कर्मचारियों का औसत वेतन 95 रुपये, जितने भी कार्यालय में कर्मचारी है सभी कर्मचारी को, मतलब मिक्सचर से लगाएंगे तो मिक्सचर सभी कर्मचारियों का औसत वेतन कितना है 95 रुपये। ठीक है। और कह रहा 15 कर्मचारियों का औसत वेतन 525 है, जो पहले 15 कर्मचारी हैं उसका औसत वेतन है 525 रुपया। अगला यदि अन्य कर्मचारियों का औसत वेतन 85 रुपया हो, अन्य कर्मचारी जो अदर बचे हैं उनका औसत रुपया कितना है 85 रुपये, इसको मान ले रहे हैं एक्स कर्मचारी रहे होंगे। अब बताइए एलिगेशन लगाएंगे तो 95 में से यहाँ लिखेंगे इतना 95 - 85, जो एलिगेशन पढ़े होंगे लोग, 525 - 95 कितना हो जाएगा, ये बीच में रहता है, यहाँ कितना बचेगा 10 रहेगा, यहाँ बचेगा 0, 12 में से 9 गया 3 बचेगा, एक 430 बचेगा, कितना बचेगा 430 बच जाएगा। ठीक है। अब आप देखें इनका जो अनुपात आएगा वो कितना आएगा 1:43, 1:43। इसको अगर हम सॉल्व करें तो x 15/x बराबर हो जाएगा कितना 1/43, कितना हो जाएगा 1/43। तो x की वैल्यू जो आएगी 43 × 15 आ जाएगी, 43 × 15 आ जाएगी। ठीक है। ऐसा ना करिए और जल्दी लग जाएगा सवाल आपका। पूछा गया टोटल संख्या, इसका समझिए 1 का मान कितना है 15, तो 43 का मान कितना होगा, यही बात है ना, 1 का मान कितना है 15, तो इसमें पूछा गया टोटल संख्या पूछ गई एक्चुअली में, यदि कुल कर्मचारियों की संख्या क्या होगी, तो हमारे पास देखो एक कर्मचारी अनुपात कितना होगा 1:43 में आ गया, कितना आ गया 1:43 में, 1:43 में 1 का मतलब कितना 15 हो जाएगा। अगर हम देखें यहाँ पे जो उनकी संख्या का अनुपात है, इनकी संख्या का अनुपात है वो कितना है 1:43, 1:43 है। 1 का मतलब कितना है 15, तो 43 का मतलब हो जाएगा 43 × 15, कितना हो जाएगा 43 × 15। अब वो क्या टोटल कितने हो जाएंगे, टोटल कर्मचारी कितने हो गए हमारे पास 43 और 1 कितने हो गए 44, कितने हो गए 44 गुणा कितना कर देंगे हम लोग 15, 15 चौको 60, 15 चौको 60 66। तो टोटल पूछा गया टोटल कर्मचारी कितने हो जाएंगे हमारे 43 और 1 44, कितने हो जाएंगे 43 और 1 44। 1 की वैल्यू 15 है तो 44 की वैल्यू कितनी होगी, टोटल 44 है, पहले वाले का 1 है, अगले अंतिम वाले कितने 43 हैं, टोटल कितने हो जाएंगे 44। 1 की वैल्यू 15 है तो 44 की वैल्यू हो जाएगी 660, कितनी हो जाएगी 44 की वैल्यू 660। तो ऑप्शन बी वाला आपका क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। बात क्लियर हो पा रही है। 11 नंबर सवाल लिखा है 750 मीटर लंबी एक ट्रेन एक स्थिर खंभे को 15 सेकंड में पार कर लेती। 750 मीटर लंबी एक ट्रेन है, एक खंभे को पार करती है कितनी देर में
750 मीटर लंबी एक ट्रेन एक खंभे को 15 सेकंड में पार करती है, 15 सेकंड में पार कर लेती है। इसी चाल से यात्रा करते हुए एक ट्रेन एक पुल को 25 सेकंड में पार कर देती है, जबकि यही ट्रेन 750 मीटर लंबी ट्रेन एक पुल को पार करवाना है, और पुल को पार करने में उसको 25 सेकंड लगते हैं। कितने सेकंड लगते हैं? 25 सेकंड करते हैं। पुल की लंबाई बताइए, पुल की लंबाई हम लोग को एल मान लें। पहले वाले कॉन्सेप्ट में देखा जाए तो इसकी हम रेलगाड़ी की चाल निकाल सकते हैं। चाल क्या हो जाएगी इसकी? v बराबर हो जाएगा 750 बटे कितना हो जाएगा 15 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। 750 बटे 15 हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड, ठीक है ना इसकी चाल। अब यहाँ भी वही चाल लगाएंगे, तो चाल हो जाएगा कितना? 750 बटे 15 बराबर, अब किसको पार कर रही? चाल और दूरी बटे समय, तो दूरी कितना हो जाएगा? 750 प्लस एल बटे कितना हो जाएगा? 25। काट सकते 15 पना 75 हो जाएगा, 25 पंचे 125, 1250 प्लस बराबर हो जाएगा 750 प्लस एल बराबर हो जाएगा 12, 7 5 12 500 हो जाएगा। तो पुल कितने लंबा था आपका? बात क्लियर हो पा रही है? कितना हो जाएगा? 500 मीटर लंबा हो जाएगा। देखिएगा, इससे हमने एक बार चाल निकाल ली, यहाँ से चाल निकलेगी तो होगा 750 बटे 15, यहाँ वही चाल, यहाँ चाल और दूरी बटे समय होगा, तो चाल की वैल्यू कितनी? 750 बटे 15 रख दी गई। यहाँ दूरी कितनी है? 750, और यहाँ पे आपकी पुल की लंबाई भी जुड़ेगी, तो एल हो गया बटे 25। अगला नंबर है 12 नंबर। 12 नंबर थोड़ा इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, इस टाइप का सवाल खूब पूछा जाता है। वगैरह एक बेलन, देखो आप एक बात समझिएगा, बेलन से जब आप शंकु निकालते हैं, इस बात को अगर कॉन्सेप्चुअल आप समझें, बेलन का जो आयतन होता है वो बेटा पाई आर स्क्वायर एच होता है, और इसी शंकु को निकाला जाता है तो इसका आयतन जो होता है वो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। इस बात को आपको समझना है। मतलब ये पूरा 3 भाग में बटा होता है, एक भाग और एक भाग, जो तो 1/3 होता है। कितने तिहाई होता है? 1/3 होता है। 1/3 इसको निकालेंगे तो एक भाग और कितना हो जाएगा? 1 भाग हो जाएगा, ठीक है। अब आप देखें, अब उसने क्या पूछा है आपसे, यदि एक बेलन से एक अधिकतम आकार का शंकु काटकर निकाला जाता है, मतलब 3 पार्ट में से ए वाला पार्ट निकाल दिया जाता है, ए वाला पार्ट क्या हो जाता है? निकाल दिया जाता है, तो कह रहा है शेष बेलन का आयतन शंकु के आयतन से कितना है? तो शंकु का आयतन है कितना हमारे पास? 1 शंकु का आयतन है। शेष बेलन का आयतन कितना हो गया? 2। शंकु का जो आयतन है वो 1 है, शेष बेलन का आयतन जो होगा, शेष बेलन का जो आयतन होगा वो शेष बेलन का आयतन कितना होगा? 1 और 1 2 होगा। वो कह रहा है शंकु का आयतन शेष बेलन के आयतन का शंकु के आयतन से कितने परसेंट अधिक है? आप बताइए कितने परसेंट अधिक है? 1 अधिक है। कितना अधिक है? 1 अधिक। कहाँ से अधिक है? 1 है इंटू 100%, तो कितने परसेंट अधिक हो जाएगा? 100% अधिक हो जाएगा। कितने परसेंट बेटा अधिक हो जाएगा? 100% अधिक हो जाएगा। बात क्लियर हो पा रही है? इसके 3 पार्ट होंगे बेटा, 1/3 होता है। देखो बेलन का आयतन जो होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है, और शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, मतलब 1/3 होता है। हमने अगर 3 पार्ट में बांट दिया तो जो शंकु निकलेगा 1 पार्ट निकल जाएगा, शंकु होगा उसका कितना होगा? 1 पार्ट होगा, शेष कितना बचेगा? 2 पार्ट बचा रहेगा, क्योंकि बेलन कुल टोटल 3 पार्टों से बना होता है। तो 1 पार्ट शंकु का, शेष कितना बचेगा? 1 निकल चुका, 2 बचेगा, 1 से कितना अधिक है? 100% अधिक हो जाएगा। 13 नंबर सवाल देखिएगा, कह रहा दी गई आकृति में एक गिवन चित्र दिया गया है, ए बी और सी। कह रहा है AM 12 है और AB 15 है, AB 15 दिया गया है, AN 6 है, AN 6 है। कह रहा है AC का मान बताइए, AC की वैल्यू हमको यहाँ पर ज्ञात करना। अब देखो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, A अगर 110 है तो A वाला कोण कितने का हो जाएगा? A वाला
110 है तो कितना हो जाएगा 70 का, कितने का हो जाएगा 70 का। हम बात करेंगे त्रिभुज AMN में और त्रिभुज ABC में। देखो अगर त्रिभुज AMN में कहें तो ये वाला कोण इसका त्रिभुज इसके लिए AMN के लिए और ABC के लिए कॉमन है कि नहीं है? दोनों का कोण एक कैसा है कॉमन है, इसका कोण A और इसका कोण A कैसा रहेगा कॉमन रहेगा। बात क्लियर हो पा रही है। इसके बाद यह है 70 है, इसका दूसरा कोण कितने का है बेटा 70 है, दूसरा कोण इसका कितने का 70 का है, दूसरा कोण कर दे रहे हैं हमको। ये भी दूसरा कोण इसका बड़े वाले का हो जाएगा 70 हो जाएगा। तो AMN का दूसरा कोण N कोण इसका कोण दूसरा कोण B कोण, ये भी आपस में कैसे हो गए हैं बराबर हो गए हैं। अगर किन्हीं त्रिभुज के दो कोण आपस में बराबर हैं, तीसरा कोण अपने मन से क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा, तीसरा कोण अपने मन से क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। तो तीसरा कोण जो इसका होगा A वाला, तीसरा कोण जो इसका होगा M वाला, वो तीसरा कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा, मतलब C के बराबर हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं त्रिभुज ANM त्रिभुज ABC के कैसा होगा आपका समरूप त्रिभुज, सिमिलर त्रिभुज होंगे, समान त्रिभुज होंगे। ठीक है, अब समरूपता की प्रमेय लगा दीजिए। समरूपता की प्रमेय लगाइएगा। देखो पहले कोण के सामने की भुजा क्या है MN, यहां हो जाएगा MN, यहां पहले कोण के सामने की भुजा क्या है BC, यहां दूसरे कोण के सामने की भुजा क्या है AM, दूसरे कोण के सामने की भुजा छोटे वाले में A वाले दूसरे कोण के सामने भुजा है AM, यहां पे दूसरे कोण के सामने भुजा क्या है AC, यहां पे दूसरे कोण के सामने भुजा क्या है AC, तीसरे कोण के सामने भुजा यहां पे क्या है AN, तीसरे कोण के सामने भुजा क्या है AN, यहां पे तीसरे कोण के सामने भुजा है AB। तीनों में से कोई दो को सॉल्व कर ले रहा है जो हमें वैल्यू दी गई हो। अगर इसकी वैल्यू देखी जाए तो AM/AC, जैसे ये लिखा गया है, हम लोगों ने लिखा AM/AC, क्योंकि ये वाली साइड हमको दी नहीं गई MN और BC। AM/AC बराबर लिखा जाएगा AN/AB। AM की वैल्यू कितनी है 12 है बेटा, AC कितना दिया गया AC निकालना है, बराबर AN की वैल्यू कितनी है 6 है और AB की वैल्यू कितनी है 15 है। तो 6 दूनी 12, AC बराबर हो जाएगा 15 दूनी 30। भाई कॉन्सेप्चुअल बेस पे हम लोगों ने बताया कि दोनों त्रिभुज, बड़ा ऊपर वाला त्रिभुज नीचे वाला त्रिभुज, बड़ा छोटा वाला त्रिभुज ऊपर वाला और पूरा त्रिभुज आपस में कैसा होगा समरूप होगा। समरूपता की इसमें थ्योरम लगा दीजिए। तो ऑप्शन इसका हो जाएगा 30 मीटर, ए वाला सही हो जाएगा। ठीक है ना ऑप्शन। 14 नंबर सवाल देखिएगा। यदि एक त्रिभुज का कोण 64 है तो अन्य दो आंतरिक कोणों के द्विभाजक के बीच का कोण क्या होगा। ये तो बार बार पढ़ाए हैं, देखो इसकी कंडीशन समझ लो। अगर आंतरिक द्विभाजक हो, पहली कंडीशन, अगर ये थीटा होता है और जिस कोण आंतरिक द्विभाजक है, ये कोण आपस में कैसे हैं आंतरिक द्विभाजक हैं। ठीक है, तो अगर इस कोण, अगर ये थीटा है तो इस कोण की वैल्यू होगी बेटा कितनी होती है 90 प्लस थीटा। अगर ये थीटा जी आंतरिक कोण भाई द्विभाजक हैं तो इसका कोण कितना होगा 90 प्लस थीटा/2। अगर इसकी दूसरी कंडीशन होती है बाह्य कोण द्विभाजक पूछ लिया, बाह्य कोण द्विभाजक पूछ लिया। अगर ये थीटा है और ये वाले कोण बाह्य कोण आपस में एक्सटर्नल कोण, एक्सो सेंटर बनता है वही केंद्र बनता है, तो ये वाला जो कोण होगा वो होगा आपका 90 माइनस थीटा/2। कितना होगा 90 माइनस थीटा/2। तीसरी कंडीशन और समझिएगा, तीसरी कंडीशन हम बार बार बताते हैं। एक आंतरिक कोण बाह्य समद्विभाजक होगा, अंदर वाला कोण का बाहर होगा, एक क्या होगा आपके बाहर वाले कोण का समद्विभाजक होगा। ये वाला कोण वही वाला कोण बराबर होगा। अगर ये वाला कोण थीटा है तो ये वाला कोण कितना होगा थीटा/2। तीन कंडीशन बनती है, याद रखिएगा। तीन कंडीशन बनती है, कौन कौन सी बनती हैं। अगर दोनों के अंदर वाले कोणों के द्विभाजक हैं, बाइसेक्टर्स हैं, तो कितना होगा 90 प्लस थीटा/2। अगर दोनों कोणों के बाहर वाले हैं तो 90 माइनस थीटा/2। अगर एक अंदर है और एक कैसा है, एक अंदर वाला है एक बाहर वाला है, तो अगर थीटा है तो कितना होगा थीटा/2। इस कॉन्सेप्ट के सवाल को लगना था। तो लिख रहा है यदि एक त्रिभुज का एक कोण 64 है, एक कोण कितना हमारे पास 64 है, ये वाला कितना दिया गया 64 दिया गया। आगे लिख रहा तो अन्य दो आंतरिक कोणों के द्विभाजक, आंतरिक कोणों के द्विभाजक, आंतरिक कोण मतलब यही वाले के द्विभाजक के कोण क्या होगा। तो आप क्या लिख सकते हैं 90 प्लस थीटा/2, 90 प्लस थीटा/2। 64 का कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा, 32 होगा 9 3 12 हो जाएगा, 122 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 122 डिग्री। मोस्ट इंपोर्टेंट CGL टियर 1 में और CHS में खूब पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 15 नंबर। क्लियर हो गया ये वाला। पंद्रह नंबर देखिएगा।
कार किसी निश्चित दूरी को 1/3 भाग, देखो पहला 1/3 भाग कह रहा है, ऐसा समझना आपको, पहला 1/3 भाग कह रहा है। इसके बाद कह रहा है 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कह रहा, और शेष दूरी का 50%, 50% कितना होता है, शेष दूरी का 50%, 1/2 का यूज किया गया, अभी तो हम 1/2 लिख रहे हैं, शेष दूरी के 50% कह रहे हैं तो 1/2 लिख ले रहे हैं, ठीक है। और 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कैसे करती है, तो हमें 2% मिले, 1 मिला हमको 1/3, 1 मिला 1/2। अब 1/3 1/2 का एलसीएम कितना होता है, बस 1/2 1/3 का एलसीएम कितना होगा, 6 हो जाएगा। 3 और 2 का एलसीएम कितना होगा, 6 होगा। तो हम मान लें कुल दूरी हमारी, माना कुल दूरी हमारी लेट डिस्टेंस बराबर 6 किलोमीटर, और बड़ा करना 60 मान लो, थोड़ा गुणा भाग में आपको सही रहेगा, ठीक है ना, कोई बड़ा ले लो, कितना मान लिया, 60 मान लिया। तो कह रहा 1/3 भाग, पहला 1/3 भाग कितना होगा, 20 किलोमीटर होगा। अब मामला ठीक हो जाएगा क्योंकि वो चाल निकालना है, 20 किलोमीटर होगा। वो कह रहा 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, इसकी जो पहले 20 किलोमीटर की चाल है तो 20 किलोमीटर प्रति घंटा, क्या है, 20 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। अगला कह रहा है और शेष दूरी का 50%। अब शेष दूरी कितनी बची हमारे पास, 40 का 50% कितना होगा, 20 होगा। 40 का 50% कितना होगा, 20 किलोमीटर होगा। ऐसे लगाना सवाल ये वाला, 20 किलोमीटर होगा। शेष दूरी का 50% 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, तो शेष दूरी का 50% हो जाएगा 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, ठीक है। अब बचा कितना, 20 किलोमीटर। अब बचा कितना हमारे पास, 20 किलोमीटर। अब 20 किलोमीटर बचा है तो कह रहा है तो शेष दूरी को 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, कितने किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, कितने किलोमीटर की चाल से, 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। औसत चाल क्या होता है, एवरेज स्पीड का कुल दूरी बटे कुल समय, तो कुल दूरी तो 60 हो गई। समय कैसे निकाल लेंगे, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, तो 20/20 प्लस 20/30 प्लस हो जाएगा 20/40। यहाँ पे एलसीएम ले लीजिएगा, 120 आ जाएगा, ठीक है। 20 6 20 का 120, 3 चौको 12 20 चौको 80, 4 × 12 20 × 60। अगर आप देखें इसको तो क्या लिख सकते हैं, 60/120 80 200 260, ये बचेगा, ऊपर चला जाएगा 120, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, और भी कट रहा है, 13 से काट दो, 2 13 2 3 6, तो कितना हो जाएगा, 12 3 60/13। तो बटे 13 में कोई ऑप्शन है, बटे 13 में एक ऑप्शन है, अगर भाग देंगे तो 13 3 39 ज़्यादा होगा, 13 दूनी कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा, 26 10 बचेगा, 13 दूनी 26, 13 8 104, 10 बचेगा, 10 बचेगा 110, 13 8 104, कितना हो रहा है, 2 12 3 36, 13 दूनी 26 26 10 बचेगा, 10 का क्या 100 बचेगा, है ना, 13 7 91 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 13 7 91, 91 के बाद कितना बचेगा आपके पास, 9/13। डी ऑप्शन इसका सही है, डी वाला ऑप्शन सही आ रहा है, ठीक है ना। 9 कितना हो जाएगा, 13 किलोमीटर प्रति घंटा। इसकी जो औसत चाल होगी 27 सही 9/13। अगला सवाल देखिएगा 16 नंबर। एक मोबाइल फ़ोन को एक निश्चित कीमत पर बेचा गया, यदि इसे उस निश्चित कीमत से 25% कम कीमत पर बेचा जाता तो 20% की हानि होती, जब इसे निश्चित कीमत से 25% अधिक पर बेचा जाता तो लाभ % की हानि। बहुत अच्छा सवाल है। एसपी मानी है यहाँ पे, वो कह रहे एक निश्चित कीमत पर बेचा था, माना लेट एसपी हमारे पास कितना है, 100 रुपया है। यहाँ से सवाल समझना है। लेट हमने मान लिया, कह रहा एक मोबाइल फोन को एक निश्चित कीमत पर बेचा गया, एक मोबाइल फोन को एक निश्चित कीमत पर बेचा गया, मान लो 100 रुपये बेचा गया, यदि इसे इस निश्चित कीमत से 25% कम कीमत पर बेचा जाता। अब वो कह रहा अगर इसको हम 25% न्यू एसपी, अगर एसपी 25% कम पर बेचा जाता तो भैया कितने बेचा जाता, 75 रुपये बेचा जाता। कितने बेचा जाता, 75 रुपये बेचा जाता। तो इसको 20% की हानि हो जाती। अगर इसको 20% की क्या हो जाती है, हानि हो जाती है। ऐसा करने पर इसको हो जाती 20% की हानि। तो बेटा बताओ सीपी निकाल सकते नहीं निकाल सकते, क्या निकाल सकते, इसको लॉस जो होगा 20%। 75 में बेचने पर 20% की हानि हो जाती है, 75 पर बेचने पर 20% क्या हो जाती है, हानि हो जाती है। तो हम सीपी निकाल सकते हैं। सीपी का जो 80/100 होगा, सीपी का जो 80/100 होगा
वही कितना होगा 75 होगा। सीपी का 80/100, 20% की हानि पर 75 बेचता है। सीपी का 80/100 मतलब 20 चौको 80, 20 पंचे 100। तो सीपी का जो 4/5 होगा वो कितने के बराबर होगा 75 के बराबर होगा। तो सीपी बराबर हो जाएगा 75 × 5/4। सीपी हमारा हो जाएगा 75 × 5/4। बात क्लियर हो पा रही। इसका क्रय मूल्य कितना हो जाएगा अगर वो 25% कम में बेचता, 75 रुपये में बेचता, तो आप समझ पा रहे होंगे तो उसको 20% की हानि होती है। इसका मतलब सीपी का 80% होगा। सीपी का कितना होगा 80% होगा। सीपी का 4/5 कितने बराबर हो जाएगा 75 के बराबर हो जाएगा। सीपी वैल्यू निकल आई हमारी। आगे लिख रहा है जब इसे निश्चित कीमत से 25% अधिक पर बेचा जाता, जब इसे निश्चित कीमत कितना है यहाँ पे 100, अगर इससे ज़्यादा बेचा जाता, अब कम से नहीं ज़्यादा बेचा जाता, तो अब कितने बेचना है इसको कह रहा है 25% अधिक पर, तो 125 पे बेचा जाता। सीपी अब ये वाला है और एसपी वाला आपका ये वाला। बात किलो निश्चित कीमत से कितना ज़्यादा बेचा जाता 25% अधिक पर बेचा जाता। तो अब बताइए तो इसको हम दोनों को क्या निकाल लो रेशियो निकाल लो। ये सीपी होगा जी एसपी हो गया। तो 25 3 75, 25 पंचे 125, 5 से 5 कट जाएगा, यहाँ बचेगा 3 अनुपात कितना हो जाएगा 4, 3 से 4 हो गया, 3 से कितना हो गया 4 हो गया। तो यहाँ पे प्रॉफिट परसेंट निकाल सकते हैं। प्रॉफिट परसेंट कितना हो जाएगा, प्रॉफिट परसेंट बराबर होगा कितना होगा, एक फायदा होगा कहाँ से होगा 3 से होगा, इंटू कितना कर देंगे बेटा हम लोग 100 कर देंगे, तो हो जाएगा 33.33%। कितना हो जाएगा 33.33%। बात क्लियर हो पा रही है, बात क्लियर है। देखो एसपी माना गया 100, एसपी माना गया 100, अगर 25% कम पर बेचा जाता तो कितने बेचा जाता 75 पर 25% ज़्यादा बेचा जाता तो 125 पर। जब 25% कम में बेचा जाता है इस निश्चित से तो कितने परसेंट की हानि होती है 20% की। जब इससे 25% ज़्यादा बेचा जाता तो कितने परसेंट का लाभ होता है, यही निकालना था। तो हमारा मुख्य उद्देश्य था यहाँ पर क्या निकालने का, सीपी निकालने का मुख्य उद्देश्य था। अगला देखिएगा 17 नंबर में, एक व्यक्ति को उसके खाने के बिल पर 30% और फिर 20% छूट दिया तो उसे कुल कितनी एकल छूट अगर बात करें तो क्या होता हम लोग को D1 + D2 - D1 D2 / 100 डायरेक्ट लगा सकते थे। इसकी जो छूट आएगी D1 + D2 - D1 / D2 / 100 कितना था इसमें 30% था प्लस 20 था, 30 दूनी 60, 600 बटे कितना आ जाएगा 100, 50 माइनस कितना हो जाएगा आपका 6, 44% की एकल छूट अगर कहा जाए तो 44% की बराबर होगी। एकल छूट इसकी कहा जाए तो कितने बराबर हो जाएगी 44%। ये बात क्लियर हो पा रही है। ये वाला सूत्र कहाँ से आया है, देखो आया कहाँ से है। D1 पहले हम माइनस में रखेंगे, दूसरा भी हम D2 माइनस कोई डिस्काउंट है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, D1 D2 बटे कितना हो जाएगा 100। अब डिस्काउंट निकालना तो माइनस निकालो तो माइनस कॉमन ले लो, तो यहाँ बचेगा कितना D1 + D2 - D1 D2 बटे कितना हो जाएगा 100। इसको कहते हैं डिस्काउंट, इसको कहते हैं डिस्काउंट। बस यही सूत्र है, डिस्काउंट निकालना इस माइनस प्लस कर दो, D1 + D2 - D1 D2 बटे कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। ठीक है ना। अगला सवाल लिखा गया है 18 नंबर, एक वस्तु को 2300 रुपये में बेचकर रेखा 25% लाभ अर्जित करती है, 1955 रुपये बेचती है तो उसका लाभ क्या होगा। बहुत आसान सवाल है, 25% पर बेचती है 2300 रुपये में बेच करके, तो 2300 रुपये का मतलब है कितने परसेंट के बराबर 125% के बराबर हो जाएगा। 25% लाभ कमाती। यदि वह 1955 रुपये बेचती तो लाभ परसेंट आइए, यदि वह 1955 रुपये बेचती तो लाभ कितना होगा 100 + x मान लो। बात क्लियर हो पा रही है। बड़ा आप कर दीजिए, 23 से कट रहा होगा, 23 से कम 23 100 हो जाएगा। 23 कितना हो जाएगा 23 × 8 = 161, 23 × 8 = 184, 23 × 8 कितना हो जाएगा 184, 84 कितना बचेगा 84, 23 नवैया कितना हो जाएगा आपका 23 23 × 8 = 161, 23 × 8 = 184, 184 से हो जाएगा 23 पंचे 115, 5 बार हो जाएगा, और 5 20 5 25 5 20 25 चौको 100, 25 पंचे 120, यहाँ हो जाएगा आपका कितना पास 100 + x × 4 बराबर हो जाएगा 5 का गुणा कर दो 5 25 हो जाएगा, 5 × 8 = 40, 40 × 2 = 42,
दशमलव वगैरह में आ रहा क्या ना, दशमलव आ रहा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ हो जाएगा कितना 400 प्लस 4x बराबर हो जाएगा 425। 4x बराबर हो जाएगा कितना 25, x बराबर हो जाएगा 6.25। प्लस में आ रहा है इसलिए लाभ हो जाएगा, प्लस में आ रहा क्या हो जाएगा लाभ हो जाएगा, माइनस में आता तो क्या हो जाती है हानि। तो 6.25% की लाभ हो जाएगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा 18%। तो वैसे आपको यहाँ पहाड़ पे काम करना पड़ेगा, है ना। अगला क्वेश्चन देखिए 19 नंबर। कह रहा है एक परीक्षा में 12 छात्रों के मध्यमान 52.5 थे, बाद में जांच करने के बाद 2 छात्रों के अंक 45 और 51 से बदलकर क्रमशः 40 और 62 कर लिए गए। छात्रों का सही औसत आइए। 12 छात्रों के थे, ऐसा कर लीजिए 12 छात्रों के थे 52.5। अभी गुणा मत करिएगा, इसको रखा रहने दीजिए, ठीक है। टोटल हमको बाद में जांच करने पर 2 छात्रों के अंक 45 और 51 से बदलकर क्रमशः 40 और 62 कर दिए गए। सही करने थे कितने 45 और 51 सही करने थे, लेकिन कर कितने दिए गए इसके 40 माइनस 40 और माइनस कितना हो जाएगा 62 कर दिए गए। बटे कितने का भाग देंगे, अभी भी 12 लोग हैं ना, अभी भी 12 नंबर लिए गए हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, अगर यहाँ लिखें हम लोग 12 गुणा 52.5, गुणा मत करिएगा, यहाँ पे देखो यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 और 1 6, 5 4 9, यहाँ कितना बचेगा 2 6 2 8 बटी 12 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 12, 6 4 2 और 6 4 10, 102 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ कितना हो जाएगा 102 हो जाएगा। यहाँ पे अगर हम लोग देखें, यहाँ बचेगा आपका, इसको डिवाइड करें तो 12 गुणा 52.5 माइनस कितना हो जाएगा 6 बटी 12। अब आपको 12 का इसमें भाग देंगे तो 52.5 बचेगा, इसमें 12 का भाग देंगे, अलग अलग भाग दे देंगे इस वाले में, तो बचेगा कितना आपका 0.5, तो अब हो जाएगा 52.00। अब एवरेज कितना हो जाएगा 52.00। तो 19 का सी वाला आपका सही हो जाएगा। 20 नंबर मोस्ट इंपोर्टेंट लगाइएगा, अभी 2022 में मेंस में सवाल इस टाइप का पूछा गया था मॉडुलस फंक्शन का, तो याद रखिएगा इसका सूत्र। देखो यहाँ पे वर्ग अंतराल दिया गया, बहुलक का मोड दिया गया, वर्ग अंतराल एंड दिया है। इस सवाल को समझिएगा कायदे से। इसमें जो वर्ग अंतराल दिया गया है 10 से 20 है ना, 10 से 20 है 3 है, और 20 से 30 है, ऐसे बना लीजिएगा। यहाँ 20 से 30 है, 20 से 30 में कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। इसके बाद 30 से 40 है, इसकी फ्रिक्वेंसी कितनी हो जाएगी हमारे पास 5 हो जाएगी। इसके बाद हमारे पास 40-50 है ना, 40-50 है, कितना है इसकी फ्रिक्वेंसी 2 है, और 50-60 की फ्रिक्वेंसी कितनी है 1 है। सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी क्या होगी, बहुलक क्या होता है मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी, बहुलक क्या होता है मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी। इसका बहुलक क्या होगा, इसकी फ्रिक्वेंसी कितनी है 3 है, इसकी फ्रिक्वेंसी कितनी है 8 है, इसकी फ्रिक्वेंसी कितनी है 5 है, इसकी फ्रिक्वेंसी कितनी है 2 है, इसकी फ्रिक्वेंसी कितनी है 1 है। मतलब तो इसकी सबसे ज़्यादा बहुलक किसमें होगा, इसका मतलब है इसका आंसर 20 और 30 के बीच में आएगा। इसका मतलब इसका आंसर किसके बीच में आएगा 20 और 30 के बीच में आएगा, पहला काम। अब जो 8 है इसको मानेंगे हम लोग F1, बात समझिएगा, इसको क्या मानेंगे F1, इसके बाद वाले को मानेंगे F2, इसके पहले वाले को मानेंगे F0, इसके पहले वाले जो है उसको क्या मानेंगे F1, इसके बाद वाले को F2, इसके पहले वाले को F0। ए हो गया। इसका जो सूत्र होता है, इसके अगर हम सूत्र की बात करें तो सूत्र लिखिएगा इसका, मॉड बराबर जब इस तरीके से दिया गया हो L प्लस लोअर लिमिट, ये है लोअर लिमिट इसी वाले की, लोअर लिमिट ये मैक्सिमम लिमिट 20 प्लस, क्योंकि 20 से बड़ा होगा L प्लस क्या करेंगे हम लोग F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू हाइट। बहुत आसान है सूत्र याद करना। 20 तो रहेगा ही, 20 क्या रहेगा 20 तो रहेगा ही, इसको मिटा दें, इस वाले को कुछ काम नहीं बचा। 20 तो रहेगा ही, देखो 20 रख लिया। F1 8 है, अगर अकेला 8 ले रहे हैं ऊपर, 8 अकेला ले रहे हैं तो पीछे वाला ले लो, कितना होगा -3। अगर 8 को डबल कर दिया, F1 को डबल कर देंगे, 8 दूनी 16, तो आगे वाला पीछे वाला ले लो, आगे वाला पीछे वाले का कितना हो जाएगा -3 -5 इंटू हाइट। हाइट कितना होता है इनका बीच का डिफरेंस, कितने का डिफरेंस है इसमें 10 का,
कितने का डिफरेंस है बेटा इसमें? 10 का डिफरेंस है। इंटू कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। एक 20 प्लस 8 में से 3 गया 5 बटे कितना बचेगा? 8 इंटू कितना बचेगा? 10। काट दीजिएगा जिससे कट रहा हो। 2 चौको 8, 2 पंचे 10, यहाँ हो जाएगा कितना? 20 प्लस 5 25 बटे 4। भाग करेंगे कितना हो जाएगा यहाँ पे? 20 प्लस 4 छंग 24, 1 4 दूनी 8 2 5, तो हो जाएगा 26.25। 26.25 ऑप्शन हो जाएगा ए वाला। मोस्ट इंपोर्टेंट लगा के जाइएगा। ये आपका सूत्र याद करना है। कैसे याद करना है? मॉड बराबर लोअर लिमिट। इस देखो पहला तो आप F1 तलाशी। F1 क्या होगा आपका? जिस फ्रिक्वेंसी में है, F2 आगे वाला, F0 पीछे वाला। तो L प्लस 20 से तो बड़ा होगा, 30 से छोटा होगा। 20 से कितना बड़ा होगा वही निकालना। F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू हाइट। हाइट कितने हो जाएगी? H, है ना, इंटरवल की हाइट। इस तरीके से 20 क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व कर लिए। हमारे साथ आप लगातार बने रहिए। रोज पेपर आपके हो रहे हैं। अगर आप इतना करके सीजीएल में जाते हैं 2024 में, तो आप इनकम टैक्स, एक्साइज वगैरह पर लगातार काम कर सकते हैं। ठीक है ना। एक अच्छी नौकरी आपको यहाँ मैथमेटिक्स से आपको रुकने नहीं देंगे। हमारा यूट्यूब चैनल हमारे फॉलो करिएगा, वहाँ से पेपर निकालिएगा, टेलीग्राम से सॉल्व करिएगा, फिर यूट्यूब के माध्यम से उसको सॉल्व करिएगा। ठीक है ना। थैंक यू सो मच।